नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीएफआर का जो चैप्टर है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंडर में काफ़ी उसका महत्व है और आज हम इसके जीएफआर के 6th चैप्टर के जो पहले 3 रूल्स हैं, ये जो पूरा चैप्टर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से संबंधित है, तो इसके पहले 3 रूल्स पर हम चर्चा करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इसे और समझेंगे। आज जो हमारा मेजर टॉपिक इन 3 रूल्स में रहेगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रहेगा, जिसमें आप देखेंगे कि किन पैरामीटर्स को, किन यार्डस्टिक्स को फॉलो करना होता है जब कोई पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जाती है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार जहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं या एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो जीएफआर या जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से इशू किए गए हैं, इसका जो 6th चैप्टर है उसमें रूल 142 में जो उस चैप्टर का फर्स्ट रूल है, उसमें 142 रूल के अंडर में इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का दिया गया है। उसमें बताया गया है कि ये जो चैप्टर है इसमें जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग हैं, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वे अपनी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं इशू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जीएफआर जो है वो ब्रीफ में है या क्रक्स है, और ये स्पिरिट को फॉलो जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के दौरान इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और उसी यार्डस्टिक्स को और इन सावधानियों को ध्यान में रख करके पब्लिक प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, कंप्लायंस करना होता है। तो इसका मतलब है कि जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस के होंगे वो जीएफआर के कंप्लायंस में ही बनने चाहिए, जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं, ऐसा रूल 142 में लिखा है। और इसके अलावा जीएफआर के अलावा डिटेल्ड मैनुअल्स भी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज या वर्क्स या कंसल्टेंसी और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर हैं, जिनमें की अलग से डिटेल पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में दी हुई है। सो दोस्तों, ये इसका 142 रूल है। तो ये बड़ा बेसिक रूल है, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दिया हुआ है। तो जो इसमें अगला रूल है, रूल 143 चैप्टर 6 का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है, वो हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जो है डेफिनेशन ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली क्या है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 2 तरह की अब खरीद सरकार जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंडर करती है। एक तो गुड्स की प्रोक्योरमेंट है और दूसरा सर्विसेज की। तो इस चैप्टर में जो रूल 142 से लेकर के 176 तक के रूल हैं वो गुड्स की प्रोक्योरमेंट के बारे में हैं। उसके आगे के जो रूल्स हैं वो सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के बारे में हैं। और सर्विसेज में भी फिर 2 तरह की सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके बारे में हम बाद में अगली आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो जो 143 रूल है जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स के संबंध में है, तो उसमें 2 तरह की गुड्स आप जानते हैं कि होती हैं। एक हैं टेंजिबल गुड्स जिन्हें हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल गुड्स जिन्हें हम नहीं छू सकते, या प्रोडक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के यूज़ के लिए प्रोक्योर किए जाते हैं। सो जो टेंजिबल गुड्स हैं वो हैं सभी आर्टिकल्स, मटेरियल, कमोडिटी, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर्स, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी वगैरह वगैरह जो भी हो सकते हैं। कोई असेंबलीज, सब असेंबलीज या एक्सेसरीज या ग्रुप ऑफ मशीनरीज जो कि एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनती हैं, या इस तरह की अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स। और इसके अलावे
वे सभी काम और वे सभी सेवाएं जो कि इस गुड्स की परचेज के साथ जुड़ी हुई हैं। सपोज़ कोई अब सामान खरीदा है तो उसका ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, उसका इंस्टॉलेशन भी होगा उसका। तो इस तरह की जो सेवाएं गुड्स की परचेज के साथ जुड़ी हुई हैं वे भी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के ही अंडर आएंगी। जो किसी एक पार्टिकुलर मशीनरी को या किसी इंडस्ट्रियल प्लांट को या व्हीकल को खरीदने के साथ में जो सेवाएं जैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना, इंश्योरेंस करना वगैरह वगैरह जुड़ी रहती हैं, तो वे भी टेंजिबल गुड्स की प्रोक्योरमेंट में ही आती हैं। टेंजिबल के अलावा जो गुड्स की डेफिनेशन में कुछ इंटेंजिबल गुड्स भी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हैं, लाइसेंसेस हैं, पेटेंट्स हैं या अन्य किस्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है या अन्य तरीक़ों से एक्वायर करती है। तो ये टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स जो हैं ये गुड्स की डेफिनेशन में दर्ज की गई हैं रूल 143 के अंडर में। और लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, पीरियोडिकल्स हैं जो कोई लाइब्रेरी के लिए ख़रीदे जाते हैं उनको डेफिनेशन ऑफ गुड्स से बाहर रखा गया है, यानी वे गुड्स की परिभाषा में उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होते। हालांकि इस तरह की चीज़ों को खरीदते हुए भी जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का ही पार्ट बनती हैं, सो उसमें भी जहाँ तक हो सके जो फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट हैं, जो सावधानियां हैं, जो कंप्लायंस हैं और जो रेगुलेशंस या प्रोसीजर हैं उनका पालन जरूर किया जाना चाहिए। हालांकि ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स से बाहर हैं और इनके खरीदने की प्रक्रिया अलग रहती है। तो जो आज का हमारा मेजर रूल है वो है रूल 144 जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग के संबंध में है, यानी सरकारी खरीद के या सार्वजनिक खरीद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं। तो उसके संबंध में जो सबसे पहला सिद्धांत है, या ये बड़े लॉजिकल हैं, हमें इन्हें लॉजिक से समझना होगा। देखिए, जिस भी अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं पब्लिक इंटरेस्ट में गुड्स को खरीदने की, सो उसकी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनती है। तो जवाबदेही और जिम्मेवारी उसकी क्या बनती है? टू ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि वह एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी का यानी सामर्थ्य, अच्छी एफिशिएंटली पब्लिक मनी का यूज़ हो, उसमें इकोनॉमी रहे यानी पैसे का वैल्यू ऑफ मनी पूरी तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो है सरकारी खरीद होनी चाहिए। तो इसके संबंध में जो भी अथॉरिटी है जिसको फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट की गई हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही उस अथॉरिटी की है जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट के संबंध में वित्तीय ताकतें दी गई हैं, वित्तीय शक्तियां जिसे प्रदान की गई हैं। और इसके अलावा उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कि एक तो सभी जो सप्लायर्स हैं जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं उनके साथ बिल्कुल फेयरनेस, क्लियर टर्म्स में सभी चीज़ें हों, उनका सबको बराबर का मौका मिले, इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, और जिससे कि कंपटीशन का प्रमोशन हो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, ताकि जो सार्वजनिक धन है उसका पूर्ण रूप से सही प्रयोग हो सके। तो इसमें कुछ यार्ड स्टिक्स, कुछ कंडीशंस या कुछ जो हैं नॉर्म्स दिए गए हैं जिनका पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते समय, सार्वजनिक खरीद करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वो क्या हैं? वो ये हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट है, यानी जो गुड्स या सर्विसेज खरीदनी है उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जहाँ तक हो सके ऑब्जेक्टिव हो, फंक्शनल हो, जेनेरिक हो और मेजरेबल हो, यानी कि वो जिस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जिस काम के लिए खरीदी जा रही हैं, बिल्कुल उससे संबंधित फंक्शनल यानी कोई भी
एक्स्ट्रा उसमें कुछ ना हो, जेनरिक हो जहाँ तक हो सके, यानी मैक्सिमम जो सप्लायर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, कंपटीशन का प्रमोशन हो सके, और मेजरेबल हो, यानी वे गिनी जा सकें, क्वांटिफाइएबल उनको किया जा सके, इस तरह की होनी चाहिए। यानी कि कुछ भी अस्पष्ट या कुछ भी छुपाकर नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह का जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते समय व्यवहार जो एक पब्लिक अथॉरिटी का होना चाहिए। और उसमें जो है जो डिस्क्रिप्शन है या जो विवरण है उसका अपना जो भी सामान, गुड्स या सर्विसेज हम खरीद रहे हैं, तो उनमें जो टेक्निकल, क्वालिटेटिव और परफॉर्मेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो तकनीकी और उसके किस तरह क्या गुण उस सामान या सेवाओं से चाहिए और किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, किस यूज़ में उसे लेना है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्पेसिफाई होने चाहिए। और किसी भी विशेष ट्रेडमार्क, नाम या ब्रांड को नहीं दिखाना चाहिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि जो हमने पहले चर्चा की है कि किसी पार्टिकुलर ट्रेडमार्क से या ब्रांड के नेम से स्पेसिफाई नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि अधिक से अधिक कंपटीशन हो सके, ऐसा ना हो कि किसी पार्टिकुलर ब्रांड से लेने का विचार कोई अथॉरिटी कर ले और जिससे कि बाकी के पार्टिसिपेंट्स को, बाकी के सप्लायर्स को वो अवसर ना मिले। इसीलिए यह यार्डस्टिक जो है रखा गया है। दूसरा है क्लियर स्पेसिफिकेशंस फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट फॉर एसेंशियल यूजेस, यानी कि जो ज़रूरी यूज़ हैं किसी गुड्स या सर्विसेज से संबंधित, उनके संबंध में ही स्पेसिफिकेशंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशंस को तैयार करना चाहिए। यानी कोई भी गैर ज़रूरी फीचर, कोई भी आवश्यकता से अधिक का फीचर जो है नहीं डालना चाहिए, नहीं ऐसी स्पेसिफिकेशंस बनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि जिसका यूज़ नहीं होगा उसके लिए पैसा लगेगा जो कि पब्लिक मनी है। तो पब्लिक मनी को बेस्ट यूज़ करने के लिए जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस जो हैं वे बनाई जानी चाहिए। थर्ड जो यार्डस्टिक है वो ये है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बी बेस्ड ऑन नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग कोड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इफ नेशनल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो तकनीकी विशेषताएं हैं गुड्स या सर्विसेज जो खरीदी जानी हैं, वे उनका जो मानक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए हैं या जो बिल्डिंग कोड्स या इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स या जिस तरह के मानक निर्धारित राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं वे ही होने चाहिए। कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए, या अगर इस तरह के कोई मानक राष्ट्रीय नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो फिर वे उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही खरीदी जानी चाहिए। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के बाहर विदेशों में कुछ प्रोजेक्ट लगाने हैं या वहाँ कोई प्रोक्योरमेंट करनी है, तो वहाँ की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऐसी हों जो उस कंसर्न्ड गवर्नमेंट की या उस कंसर्न्ड देश के अकॉर्डिंग हो, या फिर वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो अगर उस देश की उस तरह की स्पेसिफिकेशंस स्पेशल नहीं हैं। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों, फॉर यूनिक और कस्टमाइज्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस द रीजंस ऑफ द रिक्वायरमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी। हालांकि कभी कभी रहता है कि कुछ विशेष तरह की स्पेसिफिकेशंस लगानी पड़ती हैं या रिक्वायरमेंट ही वैसा है, तो उस तरह जो स्पेसिफिकेशंस अलग हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा हैं और वो स्पेशली चाहिए ही चाहिए किसी डिपार्टमेंट को या प्रोक्योरिंग एंटिटी को, तो फिर उसको जो है रीज़न अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फाइल पर लेना पड़ेगा और उस डिसीजन पर पहुंचने का जो रीज़न है उसको रिकॉर्ड करने के बाद ही उन स्पेसिफिकेशंस को निर्धारित किया जाना चाहिए कि आखिर जो है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अलावा स्पेसिफिकेशंस क्यों बनानी पड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नो एक्सेस क्वांटिटी शुड बी परचेज्ड टू अवॉइड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब क्योंकि आवश्यकता से अधिक सामान को
ला कर के रखना, उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट रहता है। तो उतना ही सामान, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी का खरीदा जाना चाहिए जो रीजनेबली किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ताकि बहुत लंबे समय तक सामान ऐसे ही खराब ना पड़ा रहे और उससे सामान के खराब होने की भी आशंका रहती है। अगर कोई टेक्नोलॉजी है उसकी भी ऑब्सोलीट होने की आशंका रहती है। तो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही सामान जो है सरकारी खरीद में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में खरीदा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स। तो जब भी कोई ऑफर्स या बिडिंग मंगवानी है और या टेंडरिंग करनी है, तो उसका जो सारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और रीजनेबल प्रोसीजर हो, यानी कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट सभी सप्लायर्स को दिया जाना चाहिए। जो भी डिसीजंस हों वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पर या जो प्रोक्योरमेंट के पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, उन पर अपलोड करते हुए और रीजनेबल प्रोसीजर में ही सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जाना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कुछ सप्लायर्स ही उसमें compete कर पाएँ और प्रोसीजर ऐसा हो कि बाकी के जो सप्लायर्स हैं वे compete ना कर पाएँ। तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, यानी सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हुए और सबके साथ ट्रांसपेरेंसी रखते हुए रीजनेबल प्रोसीजर के साथ ही जो ऑफर्स हैं या बिडिंग है या टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर सेलेक्टिंग एनी ऑफर डिपार्टमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स। और जब किसी ऑफर को सेलेक्ट करना है, किसी बिड को सेलेक्ट करना है, तो संबंधित विभाग को अपने आप को यह संतुष्ट करना है कि जो विभाग की आवश्यकताएं हैं उन्हें यह ऑफर पूरा कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो स्पेसिफिकेशंस मांगी गई थी उसी के अनुरूप सामान खरीदा जाए, उसी के अनुरूप जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी उनकी पालना जो है संबंधित ऑफर करता हो, संबंधित सप्लायर करता हो। यानी ऐसा ना हो कि सामान खरीदने के बाद उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं वे पूरी ही ना हो सकें और जो है पब्लिक मनी वो वेस्ट चला जाए। इन यार्डस्टिक्स में आप सब देख रहे हैं कि ये कॉमन है। इनमें समझने वाली बात है कि जब पब्लिक मनी को यूज़ करना है, सरकारी जो है खरीद करनी है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक लॉजिकल चीज़ें हैं। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लॉजिक से इन चीज़ों को समझेंगे। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो नया अलग यार्डस्टिक है वो ये है कि जो एक डिपार्टमेंट को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि प्राइस इज़ रीजनेबल एज पर दी क्वालिटी, कि जिस तरह की क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशंस रखी थी डिपार्टमेंट ने और उसी तरह उसी के अनुरूप जो है प्राइस वो पे कर रहे हैं। सो यानी प्राइस का कंपैरिजन करके और ठीक से जो है प्राइस को कंपेयर करने के बाद ही सामान को ख़रीदा जाए। ऐसा ना हो कि बहुत नॉर्मल ही क्वालिटी का सामान चाहिए था लेकिन उसका जो प्राइस आया वो बहुत उसके क्वालिटेटिव फीचर्स अलग हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एट ईच स्टेज कंसिडरेशंस फॉर द डिसीजन ऑफ प्रोक्योरमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रिसाइजली। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। जब भी सरकारी खरीद कोई की जाती है तो उसमें प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किसी डिसीजन पर कोई अथॉरिटी क्यों पहुंच रही है या किसी ऑफ़र को क्यों सेलेक्ट कर रही है, उसके रीजंस को ज़रूर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, फाइल पर लिया जाना चाहिए, ताकि जब भी कभी उस फाइल का, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी तंत्र में ऑडिटिंग होता है, तो जो ऑडिटर्स हैं वो ये देख सकें कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उस खरीद के संबंध में तैयार हो सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जानी चाहिए। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंप्लीट शेड्यूल डेट वाइज ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल मस्ट बी पब्लिश्ड फ्रॉम डेट ऑफ इशूइंग ऑफ टेंडर टू डेट ऑफ इशूइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ टेंडरिंग और बिडिंग। जहाँ भी टेंडरिंग या बिडिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जाए वहाँ पर जो कंप्लीट शेड्यूल है टेंडर का, यानी कब से टेंडर इशू किए जाएंगे और
कब जा कर के किस डेट को कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया, वो सारे का सारा जो कंप्लीट शेड्यूल है वो वेबसाइट पर या कंसर्न पोर्टल्स पर अपलोड किया जाना चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि ट्रांसपेरेंसी का फॉलो हो सके, ट्रांसपेरेंसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको कंप्लायंस किया जा सके, और ये लगे कि बिल्कुल फेयर मैनर में और बिल्कुल इक्विटेबल ट्रीटमेंट सभी को देते हुए ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एंड इट मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। जो सरकारी विभाग हैं, प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ हैं, उन्हें जो है अपना एक वार्षिक खरीद का जो प्लान है जो उन्होंने उस वर्ष में प्रोक्योरमेंट करनी है, उसका प्लान जो है वो उसे अपनी वेबसाइट पर हर वर्ष शुरू होने से पहले अपलोड करे। उससे भी क्या है कि एक तो ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और जो कंसर्न सप्लायर्स हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि इस डिपार्टमेंट में इस वर्ष ये परचेज़ किया जाना है, और इससे क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स को इस बारे में पता लगेगा, तो रीज़नेबल प्राइस पर जो है गुड्स और सर्विसेज मिलने की संभावना इससे बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का इसलिए शायद ये ज़रूर ये पॉइंट रखा गया होगा। सो ये बड़े लॉजिकल सभी पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ कर देखें तो इनकी सभी की जो धारणा यही है कि किस तरह से जो पब्लिक मनी का बेस्ट यूज़ किया जा सके। इसमें जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो विभिन्न प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के संबंध में, ऑर्डर्स इशू कर सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया और मैटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड देयर टू, क्योंकि कई बार देश की सुरक्षा का मामला होता है या इस तरह के मामले सीधे या असीधे तौर पर इस संबंध में जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। तो इस तरह की कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रावधान भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, और जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हों सॉरी दोस्तों, तो उनका वायलेशन किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते हुए भी जो है करते हुए ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए। तो हम ब्रीफ में सॉरी दोस्तों जानेंगे कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी एक मेजर प्रिंसिपल है, फिर प्रोफेशनलिज्म एक मेजर प्रिंसिपल निकल करके सामने आता है कि एक प्रोफेशनल के तौर पे बिल्कुल इक्विटेबल ट्रीटमेंट सभी सप्लायर्स के साथ करते हुए, अपने सभी डिसीजंस को रिकॉर्ड करते हुए पब्लिक प्रोक्योरमेंट को करना है, और ब्रॉडर ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट के होते हैं। सरकार जब भी सरकारी धन से कुछ खरीद किया जाता है, सार्वजनिक धन से जब कुछ खरीद किया जाता है, तो रोजगार बढ़ाना, लोकल कंटेंट को बढ़ावा देना, और अलग अलग पॉलिसीज़ आप जानते हैं जैसे मेक इन इंडिया और कुछ इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज जहां प्रेफरेंस पॉलिसीज़ जैसे खादी गुड्स वगैरह में, तो गवर्नमेंट के वो ब्रॉडर ऑब्लिगेशंस भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हुए उनका पालन हो, इन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं गवर्नमेंट परचेज़ में, क्योंकि उसके बाद ऑडिटिंग है, आरटीआई जैसे जो हैं कानूनों का पालन हो, जहां क्योंकि पब्लिक डोमेन में होने वाली चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, तो इन चीज़ों का पालन करना, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट है ये सार्वजनिक धन से, जनता के धन से ये प्रोक्योरमेंट की जाती है। जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोक्योरमेंट करती है, इसलिए पब्लिक के प्रति जो जवाबदेही गवर्नमेंट का है, इन सब प्रिंसिपल्स का पालन हो सके, इसीलिए ये रूल 144 जो है जीएफआर में फ्रेम किया गया है। आपने देखा इसी की पालना के साथ जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होगी, और जो अपना अथॉरिटीज़ हैं जिनको कि फाइनेंशियल डेलीगेशंस, फाइनेंशियल पावर्स मिला हुआ है प्रोक्योर करने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
तय की जा सकती है और उनको जो है इस अपने वित्तीय शक्तियों का बड़ी सावधानी पूर्वक और इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्रोक्योरमेंट को करना चाहिए। सो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो में जो डिटेल्स दी है उससे इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प होगी और आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे अच्छे से और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।